राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष डैश है, किस वृक्ष को कहा जाता है? इसी को राजस्थान का कल्प वृक्ष बोल दो या फिर मरुस्थल का कल्प वृक्ष, एक ही बात है, मरुस्थल का कल्प वृक्ष। इसको कहा जाता है, खेजड़ी को कहा जाता है। देखिए खेजड़ी के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रोसोपिस सेनेरेरिया या प्रोसोसिप सेनेरेरिया, सेनेरिया, ये खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। और खेजड़ी की जो फली होती है उसको क्या बोलते हैं? सांगरी बोलते हैं। खेजड़ी की फली को क्या बोलते हैं? सांगरी बोलते हैं, जिसकी सब्जी बनती है। और इसके जो पत्ते होते हैं, इसको पत्ते को क्या बोला जाता है? लूम बोला जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, शब्दावली से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए खेजड़ी की बात करें तो राजस्थान में खेजड़ी का धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अपना एक विशेष महत्व है। रेगिस्तान की हरियाली कहा जाता है खेजड़ी वृक्ष को। और खेजड़ी वृक्ष का जो मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मरुस्थलीकरण को रोकना। राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण का विस्तार है उसको रोकने का कार्य करता है, तो मरुस्थलीकरण को रोकना ये खेजड़ी वृक्ष का मुख्य कार्य होता है। 31 अक्टूबर 1983 को यह राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया जा चुका है। और खेजड़ी की बात करें तो आपके राजस्थान के जो लोक देवता हैं गोगाजी, तो गोगाजी महाराज का जो मंदिर है ये आपका खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही बनता है। तो गोगाजी का थान भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होता है। तो ये चीजें आपको खेजड़ी के बारे में ध्यान में रखनी है। फिर अगला प्रश्न है, बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है? बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है? सिसोदिया, राठौड़, चौहान या परमार? तो देखिए बिजोलिया अभिलेख की बात करें तो बिजोलिया अभिलेख है कब का? 1170 ईस्वी का है। और इसके अंतर्गत आपके चौहान वंश की वंशावली दी गई है, या यूं कहें कि चौहान वंश के शासकों की जो उपलब्धि है यह आपके बिजोलिया अभिलेख में की गई है। और बिजोलिया अभिलेख है कहाँ का? तो यह आपका है भीलवाड़ा का। भीलवाड़ा में जो आपका बिजोलिया गांव है वहां पर जैन पार्श्वनाथ बिजोलिया गांव में जैन पार्श्वनाथ मंदिर के समीप ये आपका बिजोलिया अभिलेख उत्कीर्ण है। और बिजोलिया अभिलेख को उत्कीर्ण करने का या बिजोलिया अभिलेख के रचयिता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो गुणभद्र, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है गुणभद्र। और ये कौन सी भाषा के अंतर्गत है बिजोलिया शिलालेख? तो ये आपका संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चौहान वंश की वंशावली इसके अंतर्गत दी गई है, या चौहान वंश के जो शासक हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में इस बिजोलिया शिलालेख में लिखा गया है। और जो चौहान शासक है, चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कौन से अभिलेख में कहा गया है? तो इसी बिजोलिया अभिलेख में बताया गया है। और जो आपके अजमेर है, अजमेर या फिर यूं कहें कि आपके जो साकम्बरी है, अजमेर या साकम्बरी को चौहानों की राजधानी बताया गया है इस बिजोलिया अभिलेख में। तो ये इतनी चीजें आपको बिजोलिया अभिलेख के बारे में ध्यान में रखनी है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, गुवक, यह गुवक प्रथम है, यह था आपका वासुदेव का उत्तराधिकारी। वासुदेव का उत्तराधिकारी, वासुदेव आपका जो अजमेर के चौहान वंश है उसका संस्थापक, तो चौहानों का संस्थापक कहा जाता है। चौहान वंश का संस्थापक इसको कहा जाता है, वासुदेव चौहान को कहा जाता है। और वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। सांबर झील का निर्माण करवाया था। और इस बात की जानकारी कहां पर मिलती है? बिजोलिया अभिलेख में, बिजोलिया प्रशस्ति में, बिजोलिया प्रशस्ति में इस बात की जानकारी मिलती है। इस बात की कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था, इस बात की जानकारी बिजोलिया प्रशस्ति में मिलती है। आपको पूछा गया था गुवक प्रथम किस वंश का शासक है? तो ये चहमान या आपका चौहान, चहमान, इन्हीं को चौहान कहा जाता है। गुवक प्रथम ने आपके सीकर जिले के रेवासा में आपके हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। सीकर जिले में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुवक प्रथम ने करवाया था, जो कि आपके सीकर जिले में स्थित है। जैन माता जी और जो हर्षनाथ जी मंदिर है पास में है, वहां पर हर्षनाथ मंदिर का निर्माण इसी गुवक प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और ये आपके वासुदेव के उत्तराधिकारी थे। फिर अगला प्रश्न है, चौहान या चहमान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। 4 आपको शासकों के नाम दे रखे हैं, पृथ्वीराज तृतीय, अजय राज चौहान, अरणोराज चौहान, विग्रह राज चतुर्थ। इसी विग्रह राज चतुर्थ को बिसलदेव भी कहा जाता है। बिसलदेव, जो बिसलपुर बांध बना हुआ है वो इसी बिसलदेव के द्वारा, विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया गया था। जो आपके अजमेर, जयपुर और टोंक जिले को जो पेयजल की आपूर्ति होती है बिसलपुर बांध से, वो इसी बिसलदेव के द्वारा बनवाया गया था। इन शासकों के कालक्रम की बात करें तो सबसे पहले आपका अजय राज आता है। इनमें से अजय राज की पत्नी थी जिसका नाम था सोमलखा देवी। सोमलखा देवी ने अपने ही सिक्के चलाए थे।
किसकी पत्नी थी? अजय राज चौहान की पत्नी थी। इसके कालक्रम की बात करें तो 1105 से लेकर 1133 ईस्वी तक कौन रहा था? आपका अजय राज चौहान रहा था। उसके बाद में इसका उत्तराधिकारी रहा था अर्णोराज चौहान, और इसका कालक्रम था 1133 से लेकर के 33 और 55 1155 ईस्वी तक। उसके बाद में देखिए अर्णोराज चौहान की बात करें तो इसका पुत्र था जगदेव। जगदेव ने अर्णोराज चौहान की हत्या कर दी। जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज चौहान की हत्या कर दी, यानी कि जगदेव जो है वो पितृहंता शासक है। तो चौहानों का प्रथम पितृहंता शासक अगर आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? जगदेव हो जाएगा, क्योंकि इसने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी थी। और अजय राज के बारे में आपको ध्यान में रखना है, सोमलखा देवी का नाम, सोमलखा देवी। ये कौन थी? सोमलखा देवी अजय राज चौहान की पत्नी थी, जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। उसके बाद में जगदेव शासक रहता है, लेकिन कुछ समय बाद में ही आगे चलकर विग्रहराज चतुर्थ शासक बनता है, जो आपको दे रखा है ऑप्शन 4 में, विग्रहराज चतुर्थ। ये केवल 2-3 साल तक रहता है। 55 में ये जगदेव शासक बनता है और 2-3 साल तक रहता है। 58 में उसके बाद में शासक बन जाता है विग्रहराज चतुर्थ। 1158 से लेकर 1163 ईस्वी तक कौन शासक रहता है? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली में आपका जो तोमर वंश का शासक था तंवर, उसको पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया था। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। तो दिल्ली पर अधिकार करने वाला चौहान वंश का शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था। विग्रहराज चतुर्थ स्वयं एक विद्वान था और इसने हरिकेली नाटक की रचना की है। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की है। कौन सी भाषा में की है? संस्कृत भाषा में की है। इसका मतलब ये स्वयं एक विद्वान था और इसके दरबार में कई विद्वान थे, यानी कि विद्वानों को ये आश्रय देता था। इसलिए विग्रहराज चतुर्थ की एक उपाधि मिलती है आपको, कवि बांधव, यानी कि विद्वानों का आश्रय दाता। तो ये बातें भी आपको विग्रहराज चतुर्थ के बारे में ध्यान में रखनी है। विग्रहराज चतुर्थ ने ही आपका ज्वालीपुर का नाम चेंज करके ज्वालापुर किया था। उसके बाद में शासक बना था पृथ्वीराज तृतीय। आपको ऑप्शन दे रखे, इनमें से पृथ्वीराज तृतीय आ जाएगा। और ये शासक बना था 1177 और ये रहा था 11 और 92 तक। और 1191-92 में आपके तराइन के युद्ध हुए थे, जिसमें मोहम्मद गोरी का नाम आपको इसके साथ में ध्यान में रखना है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में आपके तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध हुए थे, जिसमें पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, जबकि दूसरे युद्ध के अंतर्गत मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी और भारत में दिल्ली और अजमेर के ऊपर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया था। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आपको इनका कालक्रम पूछा गया था, तो सबसे पहले अजय राज आ जाएगा, यानी कि 2 आएगा। पहले 2 आपको इसमें दे रखा है, फिर उसके बाद में अर्णोराज आएगा 3, और उसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ आएगा 4 और 1, यानी आपका जो ऑप्शन 3 है ये इसका आंसर हो जाएगा। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? देखिए जालोर में चौहान वंश की शाखा की बात करें तो कौन से यहाँ पर चौहान थे? सोनगरा शाखा या सोनगरा चौहानों का शासन था कहां पर? जालोर के अंतर्गत। देखिए जालोर के अंतर्गत जो चौहान वंश की स्थापना की थी वो 1181 में किसने की थी? कीर्तिपाल चौहान ने की थी। 1181 में जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कीर्तिपाल चौहान के द्वारा की गई थी। और जालोर का जो पुराना नाम है, जालोर को जाबालीपुर के नाम से जाना जाता था, जाबालीपुर। और यहाँ पर जाबाली एक नाम का एक ऋषि हुआ करता था, तो जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसको जाबालीपुर नाम से पुकारा जाता था। और जाबालीपुर नाम का उल्लेख कहां पर मिलता है? तो बिजोलिया प्रशस्ति में मिलता है। जैसे बिजोलिया प्रशस्ति के बारे में अभी अपन ने बात की थी, उसे बिजोलिया प्रशस्ति के अंतर्गत जालोर का पुराना नाम क्या मिलता है? आपका जाबालीपुर मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के ऊपर कब आक्रमण किया था? 1311 ईस्वी में। जब जालोर के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उस समय जालोर का शासक कौन था? आपका कानड़देव था, कानड़देव चौहान। लेकिन जालोर का संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जालोर दुर्ग की कुंजी किसको कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था सिवाना दुर्ग के ऊपर भी। सिवाना दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया 1308 में, और सिवाना के ऊपर आक्रमण किया, उस समय सिवाना का शासक कौन था? आपका शीतलदेव। ये कई बार पूछा जाता है, शीतलदेव था। यहाँ पर मालदेव शासक नहीं था, ये आपको ध्यान में रखना है, शीतलदेव। और ये शीतलदेव आपके सोनगरा चौहानों का ये शासक था, ठीक है, 1308 में। तो ये तो आक्रमण किया गया था जालोर के ऊपर, और ये आक्रमण हुआ था सिवाना के ऊपर। लेकिन 1308 से पहले भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के कई दुर्गों के ऊपर आक्रमण किया था। 1308 से पहले 1303 में किया था, और 1303 में कहां पर आक्रमण किया था? चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था? रतन सिंह था। जो रानी पद्मिनी ने जोहर किया था वो इसी समय किया था 1303 में, जो कि आपका मेवाड़ का चित्तौड़ का प्रथम शाखा भी कहलाता है। लेकिन 1303 से पहले भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1301 में, और वो कहां पर किया था? आपका रणथंभौर में किया था, रणथंभौर। और रणथंभौर में उस समय शासक कौन था? आपका हमीरदेव चौहान।
ये आपको हमीरदेव इसमें दे रखा है। आपको पूछा गया था जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो कीर्तिपाल जालोर में चौहान वंश का संस्थापक था। 1181 में इसने जालोर की स्थापना की थी। जालोर को पहले जाबालीपुर कहा जाता था, क्योंकि जाबाली नाम का यहाँ पर ऋषि हुआ करता था, इसलिए जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसको जालोर कहा जाता है। बिजोलिया प्रशस्ति में इस बात का उल्लेख मिलता है। जालोर के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1311 के अंतर्गत। उस समय जालोर का शासक कौन था, आपका कानड़देव था। 1308 के अंतर्गत सिवाना पर आक्रमण किया था, उस समय शीतलदेव सोनग्रा यहाँ का शासक था। और सिवाना का जो नाम है वो चेंज करके क्या कर दिया था इसने, खेराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम चेंज किया था, खेराबाद किया था। और 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था और चित्तौड़गढ़ को विजय करने के बाद में इसका नाम रख दिया था खिजराबाद। अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का प्रशासक इसने नियुक्त किया था। और 1301 के अंतर्गत रणथंभौर पर आक्रमण किया था, उस समय रणथंभौर का शासक कौन था, हमीरदेव चौहान था। तो ये इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कीर्तिपाल इसका आंसर हो जाएगा।